गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नवयुग ऑनलाइन एजुकेशन। मित्रों, अब हम बात करेंगे अकाउंट की कि आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको मैथमेटिक्स पीरियड में ही दे दिया है, इसलिए आप मुझे पहचान गए होंगे। लेकिन ये दूसरा सब्जेक्ट है अकाउंट। वो सब्जेक्ट था, वो मैथमेटिक्स था। अब आप अकाउंट के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बात करते हैं अकाउंट के बारे में। अब अकाउंट के बारे में तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो कॉमर्स से आए हैं, बाहर कॉमर्स पढ़कर जो बीबीए में आए उसको पता होगा अकाउंट क्या है, कैसे आता है, कैसे कैसे नियम होते हैं, सभी लोग जान चुके हैं। लेकिन जो साइंस में से जिसने बाहर साइंस किया है, बाद में बीबीए ज्वाइन किया है, उसको अकाउंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उसको अकाउंट सब्जेक्ट आते नहीं है। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट के फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि हमें अभी जो वीडियो दे रहा हूँ वो उसमें हमें आम नोंद सीखना है। लेजर, आम नोंद का मीनिंग क्या होता है? लेजर होता है। तो लेजर सीखना है। लेजर मीन्स आम नोंद सीखना है। लेकिन पहले भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पहले भी मैंने बताया था कि जब आपको आम नोंद सीखना है, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में आता है, वो सीखने के लिए सर्वप्रथम आपको टर्म्स आना चाहिए। कैसे टर्म्स? तो टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट, वो आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि मूड़ी क्या है, उपाड़ क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसा होता है, सभी आपको पता होना चाहिए। देवादार किसे कहते हैं, लेहड़दार किसे कहते हैं, जवाबदारी किसे कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे टर्मिनोलॉजी से। उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। आप बोलेंगे ये टॉपिक है आपका, वो बोलेंगे टर्म्स एंड रिलेशंस, टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। कैसे कैसे टर्म्स यूज्ड होते हैं वो हमें जानना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से। ये आपको जो मैं टीम्स यहाँ से पढ़ाऊँगा, लिखाऊंगा, वो आपको बाकी बुक में, फिर बुक में लिख लेना है। और आपको पता होना चाहिए कि किसे क्या कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसे क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, तो ही आपको आम नोंद के बारे में पता चलेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट टर्म्स यूज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट। फर्स्ट टर्म्स बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स, उसको गुजराती में क्या कहते हैं? धंधाकीय व्यवहार। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस मीन्स धंधाकीय, ट्रांजैक्शन मीन्स व्यवहार। तो कैसा होता है ये देखते हैं। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, तो एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट मनी, इट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो क्या होता है? तो आप लोग जब शॉप जाते हो खरीदने के लिए, कुछ दुकान पे जाते हो, तो आप क्या करते हो? कुछ सामान वगैरह वहाँ से खरीदते हो और सामने आप अपना बिल चुकाते हो, पैसे देते हो।
तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। कैसा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स आप माल लो, सर्विस लो और पैसे दो, एक्सचेंज करना, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो आप माल लेकर सामने वाले व्यक्ति को जो पैसा देते हो उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। 2 प्रकार के बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो कैश ट्रांजैक्शन का नाम क्या है? तो कैश ट्रांजैक्शन मीन्स रोकड़ व्यवहार। आप अभी माल लेने के लिए गए, वहां से माल लिया, तुरंत ही आपने पैसे चुका दिए, तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप डायरेक्ट माल लेकर वहां ही आप पैसे चुका देते हो तो उसको कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। और आपने अभी माल लिया, लेकिन आप थोड़े दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो आप बिल चुकवाते हो, पैसे देते हो, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। कहाँ तक? जहाँ तक आपने पैसा नहीं दिया है, जहाँ तक आप पैसा न देते हो तब तक वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। ऐसे होता है। और भी 2 प्रकार है बिजनेस ट्रांजैक्शन के। कैसा होता है? तो आर्थिक ट्रांजैक्शन और बिन आर्थिक ट्रांजैक्शन, ऐसे भी होता है। लेकिन उसको हम यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम आपको समझाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। हमें जब लेजर बनानी है तो ऐसा ही ट्रांजैक्शन लेना जो पैसे में एक्सचेंज हो। आप पैसा देकर माल खरीदते हो या पैसा लेकर माल बेचते हो, ऐसा ही ट्रांजैक्शन का लेजर बनानी है, आमनोंद करनी है, और ऐसा ही ट्रांजैक्शन हमें लेना है, वो देखना। दूसरा कोई आए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा व्यवहार दे कि आपने एक आदमी को 2000 का माल खरीदने का वचन दिया, ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपने वचन ही दिया है, खरीदा नहीं है। जब आप माल खरीदोगे तब उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे, तब तक आप उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे नहीं। ये धंधाकीय व्यवहार बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हुई। अब दूसरी बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल मीन्स मूड़ी, गुजराती में उसको मूड़ी कहते हैं। तो व्हेन कैश और एसेट्स ब्रोट इन द बिजनेस, એટલે કે अगर आप मीन्स धंधा के ओनर, जो धंधा के मालिक होता है, वो धंधा का मालिक अगर कैश और एनी एसेट्स मीन्स फर्नीचर है, फर्नीचर, जमीन, मकान, यंत्र, कोई भी एसेट्स मीन्स मिलकत, कोई भी कैश और एसेट्स ब्रोट इन द बिजनेस, એટલે કે ધંધા में लाए फॉर एक्सपांडिंग और स्टार्टिंग बिजनेस, इट इज नोन एज कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो देखते हैं कि जब धंधा का मालिक एनी एसेट्स और कैश मीन्स अगर रोकड़ रकम और मिलकत दोनों में से कोई भी एक अगर धंधा में लाए तो उसको हम मूड़ी कहेंगे। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी ने मीन्स नाम बोल देते हैं कि पंकज इज ब्रोट इन द बिजनेस 2000 रुपीज फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, मीन्स पंकज 2000 रुपया बिजनेस में लाता है धंधा शुरू करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? मूड़ी कहेंगे। लेजर में उसकी पोस्टिंग होगी मूड़ी से, पंकज के नाम से होगी नहीं। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, ड्राइंग मीन्स उपाड़ क्या है? तो मूड़ी का विरोधाभास, मूड़ी का सामने वाला फ्रंट ऑफ पेज, मूड़ी का विरोधाभास उपाड़ बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। तो व्हेन कैश और एसेट्स आर विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्राइंग। तो क्या है? अगर इसमें ध्यान देना, अगर कोई मालिक, धंधा का मालिक बिजनेस में से पैसा लेता है फॉर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए, तो उसको हम उपाड़ कहेंगे अथवा ड्राइंग कहेंगे।
कि मैं जो अगर बिजनेस का मालिक हूं तो मैं 2000, 4000, 10,000, 15,000 जितना भी रुपया अगर धंधा में से ले जाऊंगा तो उसको हम उपाड़ कहेंगे। लेकिन क्या शब्द बोला? फॉर पर्सनल यूज। ये याद रखना, फॉर पर्सनल यूज। मैं मेरे खर्चे के लिए अगर धंधा में से रुपया ले जाऊंगा तो उसको उपाड़ कहेंगे। लेकिन आप धंधा में से पैसे 10,000 ले जाते हो, लेकिन वो धंधा का कोई खर्च चुकवते हो तो उसको उपाड़ नहीं कहेंगे, वो धंधा के खर्च होता है। लेकिन आप और धंधा का मालिक अगर एनी एसेट्स और कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इट इज नोन एज ड्रॉइंग। बाद में नेक्स्ट, तो अब फोर्थ टर्म्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मीन्स लेनदार। तो लेनदार को क्या बोलते हैं हम देखते हैं। तो द पर्सन टू whom द अमाउंट इज पेएबल फॉर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन क्रेडिट, इट इज नोन एज क्रेडिटर्स। तो मित्रों, क्रेडिटर्स को गुजराती में लेनदार कहते हैं। जो विद्यार्थी मित्र 12 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड कॉमर्स में थे उसको पता है, लेकिन जो साइंस में से आए हैं बीबीए में उसको पता नहीं होगा कि लेनदार को क्या बोलते हैं, लेनदार कैसे होते हैं, लेनदार कैसे बनना पड़ता है, कैसे बनते हैं, कुछ नहीं पता होता है। इसलिए हम बात करते हैं लेनदार के बारे में। तो लेनदार एक व्यक्ति होता है कि अ पर्सन टू whom द अमाउंट इज पेएबल फॉर सप्लाइंग गुड्स, मतलब कि एक व्यक्ति होता है, उसको एक अमाउंट पे करनी पड़ती है फॉर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। मीन्स उसने माल खरीदा हो या सर्विस ली हो, उसके लिए उसको अमाउंट पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट तभी इसी वक्त अमाउंट पे नहीं करता है, लेकिन 2 मंथ के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद और 3 मंथ के बाद अगर पे करना चाहता है तो उस आदमी को लेनदार कहते हैं। मीन्स बात करते हैं लेनदार ले, तो लेनदार मीन्स अगर आदमी प्रोवाइडिंग सर्विस और एक्सचेंज गुड्स, सप्लाइंग गुड्स आर ब्रॉट ऑन क्रेडिट, इट इज नोन एज क्रेडिटर्स। कि अगर आदमी सर्विस लेता है या गुड्स लेते हैं लेकिन पैसा तभी इसी वक्त नहीं देता है तो उसको लेनदार कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। बाद में फिफ्थ टर्म्स लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मीन्स जवाबदारी। अगर आपके घर में जो वडील व्यक्ति है उसकी भी कुछ जवाबदारी होती है, ऐसे ही उसको जवाबदारी कहते हैं। उसकी भी जवाबदारी है। क्या जवाबदारी है? तो सभी लोगों को खाना पहुंचाना उसकी जवाबदारी है, सभी लोगों को हैंडल करना, आपकी फी भरनी भी उसकी जवाबदारी होती है। तो वैसे ही जवाबदारी क्या होती है? तो टोटल अमाउंट अनपेड टू द थर्ड पार्टीज फ्रॉम टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स आर नोन एज लायबिलिटी। मीन्स अगर ओनर ने जितना रुपया देना है उससे आधा या थोड़ा कम अगर नहीं दिया होगा तो वो अनपेड अमाउंट को हम लायबिलिटी कहेंगे। अगर आपने सपोज आपने 5,000 का माल किसी आदमी से लिया है, उसमें से आप 250 या 3,000 रुपया आप दे देते हैं, तो बाद में जो नहीं दिया है, जो आप बाद में देने वाले हो 2,000 रुपया, उसको हम लायबिलिटी कहेंगे, जवाबदारी कहेंगे। बाद में एसेट्स। एसेट्स मीन्स इन द बिजनेस एन आइटम विच हैव अ फाइनेंशियल वैल्यू, इट इज नोन एज एसेट्स। एसेट्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, गुजराती में मिल्कत। जो आपकी ज़मीन है, मकान है, यंत्र है, फर्नीचर है, उसे हम एसेट्स कहेंगे। तो क्या होता है कि आइटम, अगर बिजनेस में कोई ऐसी आइटम है, अगर बिजनेस में जो कोई ऐसी आइटम है कि विच हैव अ फाइनेंशियल वैल्यू, मीन्स उसकी कोई कीमत होती है, उसको हम एसेट्स कहेंगे। नेक्स्ट 7 टॉपिक्स गुड्स मीन्स माल। अगर व्यापारी है जो वस्तु अपने प्रॉफिट कमाने के लिए जिस वस्तु का ट्रेड करता है उसको हम माल कहेंगे। जमीन हमेशा, जमीन ऑलवेज मिल्कत में आती है, लेकिन अगर व्यापारी जमीन का लेवेज करता है तो उस व्यापारी के लिए जमीन माल होगी, लैंड।
પછી बिल्डिंग, अगर व्यापारी बिल्डिंग की लेवेज करता है तो उसके लिए बिल्डिंग माल होगी। अगर आपने प्रोडक्शन के लिए या यूनिट बनाने के लिए बिल्डिंग बनाई है तो उसे हम मिलकत कहेंगे, वो हमारे लिए मिलकत होती है। जिस वस्तु का हम ट्रेड करते हैं वो आइटम हमारे लिए माल के समान होती है, माल होती है। तो आइटम विच आर ट्रेडेड इन द बिजनेस विथ एन इंटेंशन टू प्रॉफिट आर नोन एज गुड्स। इसे हम गुड्स कहते हैं कि जो आइटम हम प्रॉफिट कमाने के इरादे से जिस आइटम का हम ट्रेड करते हैं इट इज नोन एज गुड्स। बाद में नेक्स्ट परचेस। परचेस मीन्स खरीदी। तो गुड्स रिसीव्ड बाय द ट्रेडर्स फॉर कैश और क्रेडिट आर नोन एज परचेस, कि हम किसी ट्रेडर के पास से गुड्स लेते हैं तो आर नोन एज परचेस। बाद आप जो लो, कैश में लो या क्रेडिट में लो, लेकिन ट्रेडर के पास से जिस वस्तु आप लेते हो उसे परचेस कहते हैं। आप भी दुकान पे जाते हो खरीदी करने के लिए तो उसे भी परचेस कहते हैं। क्यों? तो आप ट्रेडर के, जो व्यापारी सामने बैठे हैं उसके पास से वस्तु लेते हो। बाद में आप कैश में लो या क्रेडिट में, उसका कोई इंटेंशन होता नहीं है, कैश में लो या क्रेडिट में, लेकिन आप जो वस्तु रिसीव करते हो उसे हम परचेस कहते हैं। और नेक्स्ट सेल्स मीन्स बेचान। तो जो वस्तु गिवन बाय द ट्रेडर्स फॉर कैश और क्रेडिट आर नोन एज सेल्स। अगर आप व्यापारी हो, आप दूसरे व्यक्ति को गुड्स देते हो या सर्विस देते हो तो इट इज नोन एज सेल्स। आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है आप कैश में दो या क्रेडिट में, लेकिन आप जो वस्तु गिवन बाय द ट्रेडर्स, व्यापारी के द्वारा जो वस्तु दी जाती है उसको हम सेल्स कहते हैं। आप अगर दुकान लेके खड़े हो, आप दुकान में बैठे हो, अगर कोई आदमी आपके पास से कोई वस्तु लेने के लिए आया तो आप उसको वो वस्तु देंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। आपके लिए वो सेल्स होता है, लेकिन सामने वाली आदमी के लिए वो परचेस बन जाता है। तो ये होती है सेल्स। बाद में नेक्स्ट, बाद में 10 डेप्टर्स। तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट देन the total outstanding amount from the customer are known as debtors। क्या कहते हैं? तो when the goods are sold, अगर जब आप अपने पास जो गुड्स पड़े हैं उसको सेल करेंगे, मीन्स बेचान करेंगे, तब कस्टमर ऑन क्रेडिट मीन्स कस्टमर अभी आपको पैसा नहीं देंगे, आपको 1 महीने 2 महीने के बाद पैसा देने वाला है। अगर आप अभी वस्तु का सेल करेंगे, वस्तु को सेल करते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते, कस्टमर क्रेडिट में सेल्स करते हैं, कस्टमर क्रेडिट में लेते हैं, परचेस करते हैं आपके पास से, तब देन द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो वो कस्टमर नहीं देने वाला है जितना रुपया, वो आपके लिए डेप्टर होते हैं। कि कस्टमर अभी आपके पास से वस्तु परचेस करता है लेकिन पैसा नहीं देता है, तो वो जो कस्टमर है आपके लिए डेप्टर्स बन जाता है। जितना रुपया नहीं देता है उतना रुपये के लिए वो आपके डेप्टर होता है। अगर आधा रुपया देता है तो वो आपके लिए डेप्टर आधा नहीं है, लेकिन आधा रुपया के लिए वो आपके लिए डेप्टर्स है। अगर मान लो कि कस्टमर आपके पास से 10,000 रुपीज़ की वस्तु लेकर गया है, लेकिन आपको उसने अभी 5,000 रुपीज़ कैश पेमेंट कर दिया है, लेकिन जो 5,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मीन्स आपको नहीं दी है, उसको क्या बोलते हैं, बाकी है, 5,000 रुपीज़ देने का बाकी है, उसको हम 5,000 रुपये के लिए वो कस्टमर को हम डेप्टर्स कहेंगे। ये होता है डेप्टर्स मीन्स देवादार। बाद में बेड डेप्ट। बेड डेप्ट मीन्स कालखात। कालखात में क्या होता है, तो द अमाउंट विच इज टू बी फॉरगॉटन आउट ऑफ टोटल अमाउंट फ्रॉम द डेप्टर्स इज नोन एज बेड डेप्ट। जो ये डेप्टर्स है, आपको जिसने जितना रुपया नहीं दिया है उसमें से अगर कोई ऐसे देवादार होते हैं कि जो रुपया देने ही वाला नहीं है, आपको बोल दिया कि अब हम देने वाले नहीं, आपने भी क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, न मिला तो नहीं मिला, चलो उतना प्रॉफिट कम है ऐसे सोच लेंगे, तो जो अमाउंट आपको फॉरगॉट करनी पड़ती है, फॉरगॉटन करनी पड़ती है, भूल जानी पड़ती है, उतनी अमाउंट आपके लिए बेड डेप्ट्स बन जाती है। बेड डेप्ट्स मीन्स कालखात।
जो कस्टमर आपको पैसा देने वाला ही नहीं है, 2 महीने के बाद भी नहीं, 1 साल के बाद भी नहीं देने वाला है, उसे हम गाल खात कहते हैं। लेकिन व्यापारी अपनी तरफ से कितने भी प्रयत्न करे, उसको ऐसा हो जाए कि अब ये अमाउंट नहीं मिलने वाली है, तो उसे बैड डेप्ट कहा जाता है। इट इज़ नोन एज बैड डेप्ट, गाल खात। तो मित्रों, ये बात हुई टर्मिनोलॉजी की। अभी कितनी सारी है टर्मिनोलॉजी, लेकिन इस वीडियो में हम इतनी टर्मिनोलॉजी की बात की है। ये टर्मिनोलॉजी है समझ लेना, सीख लेना, याद रख लेना, कभी भूलना मत, क्योंकि अकाउंट में आपको ये आनी ही चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स को क्या कहते हैं, लिएबिलिटी को क्या कहते हैं, ड्राइंग को क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये लेजर में बाद में सब्सिडरी बुक्स बनानी है, उसमें आपको ये बहुत काम आएगी, तो आपको ये पता होनी चाहिए। तो ये क्या है, अगर ये आपने वीडियो देखे तो ऐसे देखना कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। ये जो मैंने व्याख्या लिखी है, ये जो व्याख्या लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, वो परीक्षा में लिखने के लिए है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं रहती है तो समझ में आना चाहिए कि डेप्टर्स को क्या कहते हैं, कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन आप समझानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, ये याद रखना। तो मित्रों, ये वीडियो मैंने आपके लिए टर्मिनोलॉजी के लिए बनाया है। ये वीडियो देख लेना, देखने के बाद अपनी फेयरबुक में अकाउंट की एक अलग फेयरबुक बनाना, मैथमेटिक्स की भी अलग बनाना। तो अकाउंट की आप फेयरबुक जो बनाते हैं उसमें ये वीडियो का सभी टर्मिनोलॉजी लिख लेना, याद कर लेना। अगर याद न रहे तो रफ बुक में 2 बार लिखकर याद कर लेना, और मेरा वीडियो देखते रहना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी टर्मिनोलॉजी की, तो वीडियो भी देखते रहना। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।